नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो ला रहा हूँ, इसमें आपके मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या प्रोसेसिंग रखनी चाहिए और जिससे आपको बेवजह कोई दिक्कत ना हो। तो दुर्घटना होने की स्थिति में आप उसको कैसे आपको डील करना चाहिए, तो इस विषय में कुछ जानकारी दूंगा। बहुत से लोगों को क्या कभी बीमा क्लेम से सामना नहीं हुआ होता, या बहुत से लोग इंश्योरेंस क्लेम के विषय में कुछ ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। तो उसी संदर्भ में मैंने ये आज का वीडियो है। तो कई बार गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, कार, कमर्शियल व्हीकल, आजकल लगभग हर घर में गाड़ी मौजूद है और मोस्टली लोगों के पास उनके लिए ओडी सेक्शन का इंश्योरेंस भी है। और तो कई बार लोग सही होते हुए भी सही तरीके से डील नहीं कर पाते, और जिस वजह से उनको क्लेम में दिक्कतें आती हैं या उनका क्लेम खारिज तक भी हो जाता है। तो इसी संदर्भ में ये आज का वीडियो है। तो हमारे देश में जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, जो लोगों के निजी वाहन हैं या कमर्शियल व्हीकल हैं, उनके लिए दो तरीके की पॉलिसी होती हैं। एक पॉलिसी जो कानून के तहत कंपलसरी है, जिसे लाइबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं, और आम भाषा में प्रचलन में उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो ये कानूनी रूप से जो भी पब्लिक प्लेस में गाड़ी चल रही है उसके लिए कंपलसरी है हमारे देश में, यानी कि एक जो तीसरा पक्ष है उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र ये कंपलसरी सरकार ने कानून के तहत की हुई है। और दूसरा है ओडी सेक्शन, ओन डैमेज सेक्शन, यानी कि वाहन की स्वयं की क्षति के लिए जो कवरेज है उसे इंग्लिश में ओन डैमेज सेक्शन कहते हैं। तो वो ऑप्शनल है। तो मोस्टली ये कवरेज भी अधिकांश लोगों के पास अपने व्हीकल्स के लिए होती है, और इन दोनों को कंबाइन करके जो पॉलिसी मिलती है उसे सामान्य भाषा में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। और इस पॉलिसी के साथ एक जो मोटर पॉलिसी है, चाहे वो ओडी सेक्शन हो या लाइबिलिटी सेक्शन हो, पार्ट ए और पार्ट बी, तो एक जो अभी एक पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज वो भी कंपलसरी है, जिसके पर्सनल एक्सीडेंट जिसमें सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए होता है, और जो उसका एक मिनिमम प्रीमियम है वो भी कंपलसरी है। हालांकि IRDA ने एक छूट दी हुई है, अगर एक आदमी ने 15 लाख वैल्यू की स्टैंड अलोन पॉलिसी ली हुई है तो उसको अपने अलग अलग व्हीकल या किसी भी व्हीकल के लिए वो PA पॉलिसी लेने का कंपल्शन नहीं है। बाकी इन पॉलिसी में जो ओडी सेक्शन है, इसकी एक स्टैंडर्ड भाषा होती है, स्टैंडर्ड पॉलिसी कवरेज स्टैंडर्ड पॉलिसी है, जो इंडियन मोटर टैरिफ 2002 से अभी तक चला आ रहा है। वैसे ये डी टैरिफ हो गया है अभी कुछ समय पहले, लेकिन अभी भी वही जो इंडियन मोटर टैरिफ 2002 है उसी के अनुसार इंश्योरेंस पॉलिसी हो रही है और उन्हीं नियमों के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसमें ओडी सेक्शन में कुछ एड ऑन कवरेज भी होती हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवरेज नहीं है, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन कवरेज बहुत ही कॉमन है, इंजन प्रोटेक्शन कवरेज, जैसे कंज्यूमेबल कवरेज, वैसे ये मेरा मानना है ये फालतू का ही है, लेकिन फिर भी जो है सो है, की प्रोटेक्शन कवरेज, पर्सनल बिलोंगिंग्स कवरेज, ये सब एड ऑन कवरेज हैं। और ये भिन्न भिन्न जो साधारण जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने अपनी एक तय भाषा बनाई हुई है और उसके अकॉर्डिंग ये एड ऑन कवरेज होती हैं। तो इसमें इस तरीके से की प्रोटेक्शन हो गया, इस तरीके से ये कुछ रिटर्न टू इनवॉइस कवरेज, ये भी बहुत आजकल कॉमन है, रिटर्न टू इनवॉइस। और सबसे ज़्यादा कॉमन तो जो है जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज, फिर ये रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज, कंज्यूमेबल एड ऑन कवरेज, ये बहुत ही कॉमन है। तो आपके पास मैं मान लेता हूँ कार या जो भी व्हीकल है, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक रास्ते में, चूँकि दुर्घटना कोई बताकर नहीं होती, अचानक कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, आपकी
गलती से हो जाती है या दूसरे की गलती से, ये मैटर नहीं करता। तो दुर्घटना होने पे, अगर दुर्घटना हुई है और इरादेतन नहीं है, इरादेतन तो फिर दुर्घटना नहीं होगी, वो तो जानबूझ के करना हो गया। और अगर गलती से आपकी या दूसरे की गलती से दुर्घटना कोई हुई है तो उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज होती हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंश्योरेंस जो है ये कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये बहुत ही, यानी इसी कहूँगा मैं हिंदी में, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। और बीमा इसी क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस सेक्शन है, इसकी जो कवरेज है या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें जो ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, मैं उसको सरल भाषा में कहता हूँ कि ये अगर कोई गाड़ी जो बीमा है और वो दुर्घटनाग्रस्त होती है, मोटर ऑडी इंश्योरेंस उसका बीमा है, और वो किसी सर्टेन पैरल्स के तहत के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो उस गाड़ी को दुर्घटना से जस्ट पहले की अवस्था तक लाने में जो खर्च होगा उसको बीमा कंपनी वहन करेगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार। जो भी निकटवर्ती, मतलब कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, पीछे से डिक्की लगी, टेल लाइट फूट गई, बम्पर टूट गया, तो उसको ठीक पहले जैसे एक्सीडेंट से पहले थी बिल्कुल लगभग वैसी अवस्था लाने में, पेंट, उसके पार्ट्स रिप्लेस या डेंटिंग पेंटिंग करके जो अवस्था में लाने में खर्च होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अनुसार उस खर्च को बीमा कंपनी को वहन करना होगा। ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए, जनरल इंश्योरेंस क्लेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो ये कॉन्ट्रैक्ट है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसमें कोई कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये बोनट के लिए कवरेज देगी या बम्पर के लिए देगी या वायरिंग के लिए देगी या नट बोल्ट के लिए नहीं देगी या ऑयल के लिए नहीं देगी या कूलेंट के लिए नहीं देगी। तो ये जो गाड़ी जिसका बीमा किया है, वैसे उसके प्रत्येक पार्ट पूरी गाड़ी के लिए कवरेज होती है। और टर्म्स एंड कंडीशन के तहत जो मैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जस्ट एक्सीडेंट से पहले की अवस्था में लाने का जो खर्च है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी को वहन करना होगा। तो वो जो खर्च है वो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत, अगर उसमें डेप्रिसिएशन है तो जो डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, जो जनरल रेगुलेशन 9 है इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन मोटर टैरिफ में एक जनरल रेगुलेशन 9 है, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगता है। जो प्लास्टिक रबर के पार्ट पे 50% है, ग्लास पे 0 है, फाइबर पे 30% है, और जो अदर पार्ट्स कैटेगरी जनरली उसे इंश्योरेंस में, वर्कशॉप में, सर्वे या मेटल पार्ट्स कैटेगरी कहते हैं। लेकिन अगर हम उसको पढ़ेंगे तो उसका नाम मेटल पार्ट्स कैटेगरी नहीं है, उसका नाम है अदर पार्ट्स कैटेगरी। यानी इसके अलावा सब पार्ट्स जो मैंने ये अभी पहले बताई वो अदर पार्ट्स कैटेगरी में आते हैं। कुछ कंपोजिट मटेरियल के पार्ट होते हैं, जैसे रेडिएटर, मोस्टली जो कार्स होती हैं उनका मेन हिस्सा एल्युमिनियम का होगा और नीचे जो टैंक होगा छोटा सा वो प्लास्टिक का होगा। या जैसे ब्रेक बूस्टर असेंबली देखेंगे तो उसका एक उसमें एक जिसमें ऑयल कंटेनर है वो प्लास्टिक का होगा, लेकिन बूस्टर लोहे का होगा। तो ये मिक्स कंपोजिट मटेरियल से बने हुए पार्ट हैं, तो ये अदर पार्ट्स कैटेगरी में आते हैं। अलबत्ता जैसे हेडलाइट है तो हेडलाइट मेनली प्लास्टिक की बनी हुई पार्ट है। वैसे उसमें भी मोटर होता है इलेक्ट्रिक जो उसकी लाइट को ऊपर नीचे करता है, लेकिन उसको हम, क्योंकि वो मेनली लाइट उससे बना हुआ है, तो इसलिए उसको हम रबर पार्ट में, प्लास्टिक पार्ट में कंसिडर करते हैं। तो ये कई बार इन चीज़ों पे भी विवाद आ जाता है। तो अभी जो मैं मेन जो मेरा टॉपिक था मैं उस पे आता हूँ कि अगर कभी दुर्भाग्य से कहूँ या गलती से कहूँ या किसी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आपकी गलती से या दूसरे की गलती से, तो अपनी गाड़ी को एक तरफ लगाइए सबसे पहले, और आवेशित मत होइए, गुस्सा मत होइए, शांति से काम लीजिए, क्योंकि शांति से आप अच्छा सोच सकते हैं।
कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना आजकल रोड रेज की घटनाएं बहुत होती हैं। आपकी गलती है या दूसरे की गलती है, आराम से चीज़ों को हैंडल कीजिए, अपनी गाड़ी को चेक कीजिए। अगर दूसरा गाड़ी वाला रुके तो उससे आराम से शांति से बात कीजिए, आवेशित होने की ज़रूरत नहीं है, और गाड़ी को एक किनारे खड़ा कीजिए। हो सके तो भीड़ अगर इकट्ठी हो रही है उसको हटाइए, और फिर आप अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी गाड़ी में होगी या जैसे भी फ़ोन में आप चेक कीजिए, उस पे टोल फ्री नंबर्स होते हैं, वहाँ आप बात कीजिए और आप दुर्घटना की सूचना वहाँ से भी दे सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल कैमरा है तो आप कुछ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और साथ में वीडियो भी बना सकते हैं। तो ये और एक एडिशनल चीज़ है, गाड़ी जो दुर्घटना हुई वो आप समय नोट कर लीजिए। और जो ये मोटर और इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसमें एक टोइंग के भी एड ऑन कवरेज होती है जो इंक्लूड होती है स्टैंडर्ड पॉलिसी में, जिसके लिए अधिकतम 1500 रुपये की कवरेज है। तो अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो नियर बाई जो वर्कशॉप है वहाँ तक ले जाने में जो खर्च होगा उसके लिए मैक्सिमम 1500 रुपये की कवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी में होती है। तो आप, और कुछ बीमा कंपनी ने RSA की भी सर्विस दी हुई होती है, जो वहाँ से उनकी क्रेन अपने आप नियर बाई वर्कशॉप तक गाड़ी छोड़ देती है, तो वो आप अपनी पॉलिसी में देख सकते हैं। बाकी अगर नहीं है तो आप खुद एक क्रेन से मोल भाव करके आप नियर बाई वर्कशॉप तक गाड़ी ले जा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी चलने की स्थिति में है, आप ये ध्यान से देखिए कि आपकी कोई इंजन का लॉस तो नहीं है, और गाड़ी चलने की स्थिति में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप अपनी गाड़ी को चला के भी, मान लीजिए दरवाजे पे टक्कर हुई है पिछले और गाड़ी आपकी मूवमेंट ठीक है और आपको लग रहा है कॉन्फिडेंट है, तो आप गाड़ी को चला के भी ले जाइए। लेकिन आपके गाड़ी के पिछले पहिए पे टक्कर लगी है जिसकी वजह से आपका पहिए का अलाइनमेंट या जो भी है वो पोजीशन से आउट हो गया, और आप अगर गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है आपका पहिया एबनॉर्मली वियर एंड टियर हो और ख़राब हो जाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप टोइंग जो भी वैन है या क्रेन है उससे गाड़ी ले जा सकते हैं। या आगे से टक्कर हुई और आपका रेडिएटर टूट गया, कूलेंट बह गया या इंजन ऑयल बह गया और उसके बाद भी आप गाड़ी ड्राइव करके ले जा रहे हैं तो आपका इंजन सीज हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर वर्कशॉप लेके जाइए, वहाँ बॉडी शॉप डिपार्टमेंट होगा। अगर आपके पास नंबर हैं तो आप पहले से जब एक्सीडेंट हुआ उनसे बात कर सकते हैं, वो भी आपकी गाड़ी को, उनके पास टोइंग क्रेन वालों के नंबर होते हैं तो वो आपकी गाड़ी या खुद ही वो पिकअप करा सकते हैं। फिर वहाँ पहुँच के जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन दीजिए, वो आपको क्लेम फॉर्म देंगे। तो जो क्लेम फॉर्म है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैं सर्वेयर भी हूँ, मुझको भी, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। 20 साल से ज़्यादा मुझे ये मोटर इंश्योरेंस OD क्लेम्स के सर्वेइंग का अनुभव है। तो मैं बहुत बार देखा है बहुत से लोग उस क्लेम फॉर्म में को भरना नहीं चाहते, या उसमें गाड़ी है मिस्टर X के नाम और उस गाड़ी को लेके मिस्टर Y आए हैं, तो वहाँ जो, और एक्सीडेंट जो हुआ वो कोई और साहब चला रहे थे, तो वहाँ मिसकम्युनिकेशन होता है, या जो गाड़ी लेके आया वो खुद ही साइन करता है और खुद ही कॉज ऑफ एक्सीडेंट, वो हुआ एक्सीडेंट गाड़ी वाले से, लेकिन वो पूछता है वर्कशॉप वाले से, साहब इसमें क्या लिखूं और कैसे लिखूं। और प्लेस ऑफ एक्सीडेंट में भी अक्सर और समय में भी गड़बड़ करते हैं कि मान लीजिए 10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ तो वर्कशॉप या कोई सजेस्ट करेगा उनको कि साहब 10 दिन पुराना एक्सीडेंट मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको 4 दिन पुराना लिख दो। एक्सीडेंट मान लीजिए मुरादाबाद में हुआ तो कहेगा नहीं साहब ऐसा एक्सीडेंट, ऐसा करो आप नोएडा वर्कशॉप में लाएंगे, ग्रेटर नोएडा लिख दो परिचौ। तो मेरी सलाह है कि ऐसा करने से बचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सच और सच्चाई के साथ चलना चाहिए। सही कॉज ऑफ एक्सीडेंट, जो गाड़ी चला रहा है उसकी सही डिटेल, और जैसे भी एक्सीडेंट हुआ, अगर हाँ कई बार एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से होता है तो लोग मोटरसाइकिल नहीं लिखना चाहते, उसकी जगह कार लिख देते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो सच, सही, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, समय, लगभग जो भी आपको आइडिया है, अगर कोई 4 बजे एक्सीडेंट हुआ है मान लीजिए और आप 3 बजे लिख देते हैं आपको सही से, तो आप लगभग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 4 बजे,
उस तरीके से सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट ग्रेटर नोएडा में हुआ है, परी चौक पे हुआ है, तो आप ग्रेटर नोएडा लिखते हैं तो भी ठीक है। अगर परी चौक ग्रेटर नोएडा लिखते हैं तो और अच्छा है। लेकिन आप लिखते हैं मुरादाबाद या रामपुर या लखनऊ या नोएडा, कोई सेक्टर 6 लिख दिया, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए आप सही लिखने की कोशिश कीजिए, जो कि आजकल इंश्योरेंस कंपनी, ख़ासतौर से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप झूठ लिखेंगे तो आपको पकड़ सकती हैं। बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी में चीज़ें हैं जिनसे पता चल सकता है कि आप इस वक्त कहाँ थे, या गाड़ी इस वक्त कहाँ थी, या कितने बजे एक्सीडेंट हुआ। सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, गूगल लोकेशन, वैसे ये सब पर्सनल चीज़ें, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनी इनको किसी न किसी तरीके से चेक कर लेती है। या और इसलिए तो झूठ से बचना चाहिए, सच्चाई से और सही भरना चाहिए। अगर आप सच और सही पे चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है, या कम चांसेस हैं। और अगर एक्सीडेंट 10 दिन पहले हुआ तो 10 दिन पहले का ही डालिए, जहाँ पे हुआ वहाँ लिखिए। अगर 10 दिन पहले आपको डिले है तो आप एक साथ में एक नोट भी लिख दीजिए। आपकी जो भी परिस्थिति, आपके काम की वजह से, आपके रोज़गार की वजह से, आपके फैमिली या किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको देर हो सकती है, ये कोई गुनाह नहीं है, इसकी वजह से क्लेम भी रिजेक्ट नहीं होगा, तो वो आप रीज़न दे सकते हैं। और अगर मोटरसाइकिल से हुआ तो मोटरसाइकिल लिखिए। अगर किसी को चोट लगी है तो उसकी डिटेल दीजिए। और अगर जानकारी नहीं है, आप वो लिखिए कि हमें जानकारी नहीं है साहब, ऐसे ऐसे हम गाड़ी ले आए। तो जो भी सच है उसके साथ चलिए, तो इसमें आपको बहुत मतलब आराम रहेगा और सहूलियत रहेगी। और उसके बाद जो भी है वो वर्कशॉप आपका एस्टीमेट बनाएगा। हो सके तो आप एस्टीमेट की कॉपी भी वर्कशॉप से लीजिए, भले ही वो बाद में बनाए। और जो किसने आपकी गाड़ी का कौन सर्वे कर रहा है, तो आप उसकी जानकारी भी लीजिए। जब सर्वे हो जाए उनको वर्कशॉप को बोलेंगे तो वो आपको उसकी भी जानकारी देंगे। तो थोड़ा सा अवेयर बनिए। तो अगर आप ये चीज़ें सही रखेंगे तो आपको कम दिक्कत आएगी। अभी कुछ समय पहले की बात है, शायद 1 या 2 साल हो गए होंगे, एक मेरे परिचित हैं, उनके भी परिचित, वो मेरे परिचित तो वो नहीं थे, उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई और उनका कुछ क्लेम में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो जो मेरे परिचित हैं उन्होंने उनका संपर्क मेरे से कराया। तो मैंने पूछा उनसे, साहब क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बताया, साहब उनका एक एक्सीडेंट 1 महीने पहले हुआ था, उसमें एक आदमी की डेथ भी हुई और गाड़ी थाने में बंद हुई, फिर 1 महीने बाद वो गाड़ी थाने से छूटी। अब साहब वो गाड़ी जब वो छूटी तो जो उनकी पॉलिसी थी वो जिस पीरियड में थी उस समय पॉलिसी, उसी दौरान वो कुछ दिन बाद, कोई 20-25 दिन बाद ख़त्म हो गई। और फिर एक नई पॉलिसी उन्होंने कंटिन्यूएशन, मारुति टाई अप की वो पॉलिसी थी, गाड़ी मारुति ब्रीज़ा थी, उन्होंने करा ली थी। लेकिन दोनों कंपनी अलग थी। पहली एक प्राइवेट कंपनी रॉयल सुंदरम करके थी, दूसरी जो कंपनी थी वो शायद बजाज या कुछ थी इस तरीके से। तो साहब लेकिन जब वो गाड़ी छूट के आई तो जिस पीरियड में एक्सीडेंट हुआ था वो पॉलिसी पूरी हो गई थी। वो वर्कशॉप लेके गए तो वर्कशॉप का कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसका उस पिछली पॉलिसी पे जो ऑनलाइन एस्टीमेट बनता है वो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वो पॉलिसी लैप्स हो गई थी। और वर्कशॉप वाले ने भी कहा, साहब आपको एक्सीडेंट में प्रॉब्लम, ये क्लेम आपका नो क्लेम होगा, आप 1 महीने बाद लाए हो, ऐसा है वैसा है। फिर किसी ने वर्कशॉप पे उसको सलाह दी कि साहब आप ये जो नई पॉलिसी कराई है उस पर आप क्लेम कर लीजिए। तो और वो बीमा कंपनी से भी बात करना चाह रहा था, तो बीमा कंपनी को सुन नहीं रही थी और वर्कशॉप ने उसको डरा दिया था, तुम्हारा क्लेम नो क्लेम होगा। तो जब उसने ये सब बातें वो मुझे बताई तो मैंने कहा, नहीं भाई, जो सही है और सच है उसके साथ चलना चाहिए। अगर एक्सीडेंट जिस पॉलिसी में हुआ उसी पे क्लेम करो। अगर आप इस पे करेंगे जिस पे एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो आप कल के दिन पकड़े जाएंगे और आपका क्लेम नो क्लेम हो जाएगा। तो फिर चूँकि वो आदमी उतना मेल वगैरह करने में अवेयर नहीं था, तो पहले तो मैंने यही कहा, यार तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे पास तो आदमी जब आता है जब प्रॉब्लम हो। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये सब बात बताई तो मुझे लगा हाँ इनको प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी थी जिसमें एक्सीडेंट हुआ उनको मेल की, उनको सारा चीज़ इन डिटेल बताया, डिले का रीज़न दिया,
सपोर्टिंग में वो जो पुलिस और गाड़ी के छूटने की पुलिस रिपोर्ट की वो सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो साहब वो इसमें बल्कि वो मारुति टाई अप पॉलिसी थी, वो मारुति कंपनी भी उतना सहयोग नहीं कर पा रही थी। तो फिर वो गाड़ी साहब जो उन्होंने एक सर्वेयर अपॉइंट किया, जो कंपनी थी खैर, उन्होंने उसका सर्वे किया, फिर वो अप्रूवल भी दिया। फिर वो गाड़ी रिपेयर हुई साहब, उसमें 2-2.5 लाख रुपए लगभग खर्च हुए, 2 से 2.5 लाख रुपए। और इंश्योरेंस कंपनी ने फिर वो साहब कैशलेस क्लेम फैसिलिटी भी दी। तो इस तरीके से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वो सच और सही इन्फॉर्मेशन दी गई, जो वजह सरकमस्टेंसेस थे डिले के लिए वो दी गई। तो इंश्योर्ड को उसका वाजिब बीमा क्लेम हक मिला। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप झूठ से बचें, सच और सही के साथ चलें। सच और सही के साथ चलेंगे तो प्रॉब्लम आने के चांस कम हैं, अगर आएगी भी तो उससे अच्छे से निपट सकते हैं। और वरना तो झूठ के लिए तो कहावत है 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो एक तो परेशान ना हो और शांति से काम लें, होशियारी से काम लें, सच और सही के साथ काम लें और नियमों के अनुसार काम करें। तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, और आएगी भी तो आप उसका हल ढूंढ लेंगे। तो आज का वीडियो यही है, अब मैं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार।